मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, जिसमें देखेंगे 18वां पार्ट पर्यावरण और हम भाग 2 द इन्वायरमेंट एंड अस पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से जब मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम भाग 2 यानी द इन्वायरमेंट एंड अस पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाएं पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया हुआ है। जिस बच्चों इस पार्ट में तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए ये पुनरावलोकन करेंगे। तो बच्चों, हमने पार्ट 1 में बात की थी, जंगल कटाई की बात की थी, डिफॉरेस्टेशन की बात की थी। हमने बात की थी किस तरह से जंगल बढ़ती हुई आबादी या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण किस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने विस्तार से देखा था प्रदूषण के बारे में, यानी पोल्यूशन की हमने बात की थी कि कारखानों से परिसर में छोड़ा जाने वाला गंदला जल यानी गंदे जल की बात की थी। और बच्चों, हमने पार्ट 1 में बात की थी विस्तार से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता, द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस की बात हमने की थी कि किस तरह से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है, नहीं तो धीरे धीरे किस तरह से तमाम, अगर हम जानवरों की बात करें बच्चों, धीरे धीरे किस तरह से गायब हो रहे हैं और जंगल कटते जा रहे हैं। इससे किस तरह से प्राणियों के जो जंगली जीव हैं उनके लिए रहने की अगर समस्या होती है तो फिर वो किस तरह से निवासी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि खतरनाक है। बच्चों, हमने पार्ट 1 में विस्तार से देखा था हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण की बात की थी, और नीड्स एंड द एनवायरनमेंट की बात की थी। यस बच्चों, हमने भोजन की बात की थी, कपड़े की बात की थी, पानी की बात की थी, मकान की बात की थी। तो पार्ट 1 में हमने विस्तार से इसको देखा हुआ था। आइए बच्चों, इसी क्रम में आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे, पर्यावरण और हम द इन्वायरमेंट एंड अस पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, विस्तार से इस पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। बच्चों, आज के जो पाठ का उद्देश्य है, जो हम सीखने वाले हैं, पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास की चर्चा हम करने वाले हैं। बच्चों, जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं, तथा राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की बात करने वाले हैं। और बच्चों, हम बात करेंगे देव वन एक वरदान की बात करेंगे। तो विस्तार से हम इसे देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास की बात करेंगे, ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, किस तरह से जब ग्लोबल एफर्ट की बात करते हैं कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास की बात करें, तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बच्चों, विश्व के सभी लोगों में इन खतरों से संबंधी अगर बात करें, जो जागरूकता है वह लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हवा, पानी तथा जमीन प्रदूषित न होने पाए, इस उद्देश्य से विश्व के सभी देश कानून बना रहे हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कि अगर पूरे विश्व के लोग अगर पृथ्वी को बचाते नहीं हैं, पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति अगर गंभीर नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारी पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से चाहे तापमान की बात करें या बच्चों जो तमाम नेचुरल जो कैलेमिटीज आ रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों उसमें अगर हम बात करें मानव का हाथ देखा जा रहा है। राइट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या बच्चों जो बढ़ते हुए जो प्रदूषणों की हम बात करते हैं, निश्चित रूप से इसका असर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो पूरी दुनिया के लिए ये सचेत का विषय है, सबको सावधान
हो जाना चाहिए। चलिए, इसके लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए पृथ्वी सम्मेलन होता है जहां पर पृथ्वी को किस तरह से बचाए रखा जाए इस पर प्रयास जारी है। जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास, एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी की बात करें बच्चों। जैव विविधता वाले उद्यान, बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। जिस बच्चों जिन्हें जैव विविधता उद्यान यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स कहा जाता है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम विभिन्न जीवों की बात करें, जो कि जंगली जीव जंतुओं की बात करें, और धीरे धीरे समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम ऐसी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, राइट। तो निश्चित रूप से इन खतरों के प्रति सजग रहना है और पर्यावरण को सुरक्षित हर हालत में रखना है। इसमें जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ साथ उसका अध्ययन भी किया जाता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जैव विविधता वाले उद्यान की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात कर रहे हैं। तो जैव विविधता वाले उद्यान का अवलोकन करने वाले लोगों को वन विचरण का आनंद भी मिल सकता है। फलतः प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर जैव विविधता वाले अगर उद्यान की बात करें, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसका जो फायदा है लोगों को, यानी वन विचरण का आनंद तो मिलता ही है, और यही कारण है कि इस प्रकृति के सानिध्य में आने से इस प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क्स की बात करें तो वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, राइट। तो बच्चों वन्य जीव, जैसे हम जो चर्चा अभी हम कर रहे थे, वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन करना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए हैं, मतलब रिजर्व कर दिए हैं, और उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क्स कहे जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क्स की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें बच्चों, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चों आप देख सकते हैं यह आसाम, तो यह आसाम में है, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। और बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एक सींग वाला जो गैंडा है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यस बच्चों ये ध्यान रखना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, यह कहाँ पे है बच्चों, यह आसाम में है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में जो अगर हम बात करें हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में जो असम है, यस उसी में यहाँ पर काजीरंगा है, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों अगर हम बात करें ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा नेशनल पार्क बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के इस स्थान पर है, ये आप देख सकते हैं ताड़ोबा नेशनल पार्क, राइट। तो ताड़ोबा नेशनल पार्क का है बच्चों, ध्यान रखना है, यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे हम बढ़ेंगे। अभयारण्य की बात करें बच्चों, सेंचुरीज की बात करें तो विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है। यह समय ध्यान रखना है, जब विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है, तो ऐसे आरक्षित क्षेत्र को, ऐसे जो रिजर्व एरियाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें अभयारण्य कहते हैं। ये सुने सेंचुरीज कहते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो जिनके लिए विशिष्ट प्राणियों के लिए जो आरक्षित रखा जाता है, तो निश्चित रूप से वे वहाँ पर बिल्कुल निर्भय होकर के वहाँ विचरण कर सकें, उन्हें किसी प्रकार का खतरा ना हो। जैसे अगर बात करें राधा नगरी अभयारण्य की बात करें, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राधा नगरी अभयारण्य की हम बात कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अभयारण्य की, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों पृथ्वी पर वनस्पतियां नष्ट होने लगी हैं, फलस्वरूप प्राणियों की संख्या कम हो रही है।
अतः जैविक घटकों का संरक्षण तथा संवर्धन करना जरूरी है। और बच्चों, जंगलों की कटाई रोककर तथा वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करना, जिससे उस पर निर्भर रहने वाले वन्य जीवन का रक्षण हो सकेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। अगर हम बात करें, चित्र में दिखाई जो दे रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे इसमें से कुछ प्रजातियों की संख्या, वन्यजीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और धीरे धीरे इसमें से कुछ ऐसे वन्यजीव हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए जरूरत किस बात की है? तो जंगलों की कटाई को रोककर वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, जिससे तमाम जो गायब हो रहे वन्य जीव हैं उनको बचाया जा सके। राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं अभ्यारण्य की, सैंक्चुअरीज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर जिस आपको दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के सातारा जिले में चांद नामक नदी पर अंग्रेजों के शासन काल में बनाए गए बांध द्वारा मायनी लेक, जिस बच्चों ये जो झील तैयार हुई है, तो उत्तरी एशिया के साइबेरिया प्रदेश से हंसावर, यानी जिन्हें फ्लेमिंगो कहा जाता है बच्चों, ये पक्षी प्रवास करके इस झील में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस साइबेरिया की बात करें बच्चों, यहाँ से देखिए साइबेरिया बच्चों, और कहाँ साइबेरिया इतनी दूरी पर है, और बच्चों कहाँ ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के सातारा जिले में, ये देखिए स्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मायनी की बात कर रहे हैं बच्चों। इस मायनी झील में, ये सातारा जिले के चांद नामक नदी पर अंग्रेजों के शासन काल में बनाए गए बांध द्वारा मायनी झील, यस बच्चों, मायनी झील, जो इसी झील में साइबेरिया प्रदेश से जो फ्लेमिंगो है बड़े पैमाने पर आते हैं और बच्चों प्रवास करके इस झील में आते हैं और वहाँ घोंसला बना करके अंडे भी देते हैं। इस तरह से घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी दूरी तय करके आते हैं। आप सोचिए बच्चों, यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। और जिस फ्लेमिंगो की बात करें, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो मायनी झील में ये फ्लेमिंगो आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो बच्चों इतनी दूर यानी साइबेरिया से चल करके यहाँ पे आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? साइबेरिया से आते हैं। दूसरी बात है, ये जो मायनी झील है किस जिले में है? सातारा जिले में है। और अगर बात करें तो नदी, तो चांद नामक नदी पर अंग्रेजों के जो शासन काल में बनाया गया बांध द्वारा मायनी झील, झील का नाम क्या है? मायनी झील। यस, और जो पक्षी आते हैं बच्चों, जिस पक्षियों के प्रकार की बात करें, उन्हें जिस कहते हैं हंसावर कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें फ्लेमिंगो कहा जाता है। राइट, तो ध्यान दीजिए, इतनी लंबी दूरी तय करके इस बच्चों प्रवास करके झील में आते हैं और वहां घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। ये सब बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसका ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अभ्यारण्य की, सैंक्चुअरीज की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, जिन फ्लेमिंगोज की बात कर रहे हैं, तो फ्लेमिंगोज जब आते हैं तो बच्चे बड़े होने पर वे उनके साथ स्वदेश लौट जाते हैं। तो देखा आपने, साइबेरिया से इस बच्चों आते हैं, जिन फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आते हैं और बच्चों ये अंडे देते हैं। इसके बाद देखिए धीरे धीरे ये उनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वे अपने देश को लौट जाते हैं। पिछले कुछ समय से इस झील में पानी कम हो गया है और बच्चों जिसके कारण जो है फ्लेमिंगोज का आना काफ़ी कम हो गया है। ये इनका आना बंद सा हो गया है और स्थानीय लोगों द्वारा मांग करने पर इस झील को पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। इस तरह से अगर हम बात करें तो पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों हम अभ्यारण्य की बात करें, सैंक्चुअरीज की बात कर रहे हैं, सोलापुर जिले में नानच नामक स्थान पर जिस बच्चों सोहन चिड़िया, राइट, तो हम बात करें बच्चों सोलापुर की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मानचित्र में सोलापुर की बात करें तो सोलापुर के नानच, जिस बच्चों सोलापुर जिले में नानच, इस स्थान पर सोहन चिड़िया यानी से हुकना या बैस्टर्ड
इसका अभ्यारण्य है। इस बच्चों अगर हम सोहन चिड़िया की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, और बच्चों यह बड़ा तथा वजनदार पक्षी अपनी शानदार चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो स्क्रीन पर जो जिस चिड़िया की बात करें बच्चों, ये सोहन चिड़िया जो कि बहुत ही वजनदार तथा अपनी शानदार चाल के लिए प्रसिद्ध है। जिस बच्चों ये सोहन चिड़िया, जिसे हुक्नया बैस्टर्ड भी कहा जाता है। राइट, तो ध्यान रखना है ये कहाँ की हम बात करें बच्चों, सोलापुर जिले के नान्नज। ये सोलापुर जिले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो सोलापुर जिले के नान्नज नामक स्थान पर सोहन चिड़िया का अभ्यारण्य है। हम बात कर रहे हैं सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। आज बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अभ्यारण्य की, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। तो जो घास वाले क्षेत्रों के बंजर स्थान पर अधिवास करने वाले पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। मांस तथा अंडों के लिए इनका शिकार किए जाने से इनकी संख्या घटती जा रही। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नान्नज क्षेत्र को सोहन चिड़िया के अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित किया है। इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा नान्नज क्षेत्र को सोहन चिड़िया के अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित यानी रिजर्व कर दिया गया है। और बच्चों इस बंजर क्षेत्र में हिरण भी पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस नान्नज की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर ये नान्नज क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे सोहन चिड़िया अभ्यारण्य के रूप में, ये सोहन सेंचुरीज के रूप में इसे आरक्षित कर दिया गया है। और बच्चों इस क्षेत्र में हिरण भी पाए जाते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। बच्चों पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव मोरों के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों हम बात कर रहे हैं पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोराची चिंचोली ये गांव है, जो कि मोरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी पीकॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये नाचता हुआ मोर आपको और ये बैठा हुआ मोर आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसके लिए प्रसिद्ध है मोराची चिंचोली। बच्चों मोर के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों यहाँ लगभग 2500 यानी 2500 के आसपास यहाँ लगभग मोर हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही लगाए गए इमली के वृक्ष पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, तथा वृक्षों की देखभाल की जाने से वहाँ का पर्यावरण पक्षियों के लिए अनुकूल है। तो बच्चों मोराची चिंचोली जो कि इस गांव की हम बात करें जो कि मोरों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ 2500 के लगभग मोर हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए किस तरह से प्राचीन काल से ही लगाए गए जो इमली के वृक्ष यहाँ पर हैं उसकी देखभाल की जाती है, और वहाँ इसीलिए पर्यावरण वहाँ का जो पर्यावरण है पक्षियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस गांव में मोरों को अभयदान मिला हुआ है। राइट, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर संरक्षण देख सकते हैं। बात करें बच्चों मोराची चिंचोली। राइट, ध्यान रखना है इसको। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम बात कर रहे हैं देवगन। यस बच्चों देववन की बात करें। देववन एक वरदान। भारतीय संस्कृति में वनों के संरक्षण की कल्पना अत्यंत प्राचीन काल से की गई है। देववन उसका एक उदाहरण है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं देववन की। देववन का अर्थ है देवताओं के लिए आरक्षित जंगल, और ऐसी भावना के कारण देववन का एक भी वृक्ष वहां के लोगों या अन्य लोगों द्वारा काटा नहीं जाता। तो बच्चों हम बात करें भारतीय संस्कृति में वनों के संरक्षण की कल्पना की बात कर रहे हैं, अत्यंत प्राचीन काल से ही है, और देववन उसी का एक उदाहरण माना जाता है। देववन का अर्थ है देवताओं के लिए आरक्षित जंगल, और ऐसी भावना के कारण देववन का एक भी वृक्ष वहां के लोगों के द्वारा या अन्य लोगों द्वारा नहीं काटा जाता। राइट, तो चलिए देववन की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों हम देख रहे हैं देववन की बात कर रहे हैं। देववन एक वरदान के रूप में, यही कारण है कि देववन के वृक्ष आज भी सुरक्षित हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों हम देववन वन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अनेक देववन हैं,
और बच्चों मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देववन को सरड़ वन नाम से जाना जाता है। तो बच्चों पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो देववन की बात करते हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी देववन पाए जाते हैं और उन वनों को, उन देववनों को सरड़ वन कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वनस्पतियों को ही नहीं प्राणियों को भी अभयदान दिया गया है। यस, तो ये ध्यान रखना है कि केवल वनस्पतियां ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्राणियों को भी अभयदान दिया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ये देवगन या सरड़ वन प्राचीन काल के अभयारण्य ही है। तो ये हमें समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि आज हमने जिस पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों की बात की, और बच्चों हमने आज बात की जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास, जिसमें हम जैव विविधता वाले उद्यानों की हमने बात की, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य की हमने बात की विस्तार से, तथा हमने देववन के बारे में बच्चों चर्चा की। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में, अर्थात अगर हम बात करें पर्यावरण, और हम इस पाठ में हमने बच्चों इस पाठ को हमने दो भागों में पढ़ा। इस बच्चों जहां पहले भाग में हमने जंगल की कटाई, प्रदूषण के संदर्भ में, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता, हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण, इसे हमने विस्तार से देखा था। और बच्चों भाग दूसरा आज हमने विस्तार से देखा हुआ है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं इस पर आधारित। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर जिस कथन एक आएगा वह कथन देखना है आपको। सत्य या असत्य आपको बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर पहला कथन है, हवा, पानी तथा जमीन प्रदूषित न होने पाए, इस उद्देश्य से विश्व के सभी देश कानून बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस कथन में यह कहा जा रहा है कि हवा, पानी तथा जमीन प्रदूषित न होने पाए, इस उद्देश्य से विश्व के सभी देश कानून बना रहे हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी, तो आपको याद आ रहा होगा ये कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए बच्चों, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपने उत्तर को मिलाइए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो आपने ये बिल्कुल सत्य है कथन पहचान लिया होगा, आपने उत्तर दे दिया होगा। आइए बच्चों अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा कथन, अगला कथन, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके देखिए। तो चलिए बच्चों दूसरा कथन है, जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। तो याद कीजिए बच्चों, एक बार कथन को ध्यान से फिर से सुनिए। जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी। जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आज बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक कथन और लेंगे, जरा ध्यान से देखना आपको। सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। तो चलिए बच्चों अगला कथन है, पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव हंसों के लिए प्रसिद्ध है। याद कीजिए बच्चों, तो ध्यान से आप देखिए। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव हंसों के लिए प्रसिद्ध है। याद कीजिए बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए पुणे अहमदनगर मार्ग पर, पुणे अहमदनगर मार्ग पर ये हिस्सा देखिए। फिर सोचिए बच्चों, पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर, ये विचार करिए
तथा अगला इसका मुख्य भाग है बच्चों ये मोराची चिंचोली, जिस गांव की बात कर रहे हैं ये नामक गांव और हंसों के लिए प्रसिद्ध है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव हंसों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए बच्चों क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों यहां पर सूचना इस तरह से है कि सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो बच्चों अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। यानी बच्चों ये कथन असत्य है। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव हंसों के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन असत्य है। तो बच्चों अब आपको यह सोचना है कि इसे सत्य करके लिखना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों इसे सत्य करके लिखिए। तमाम विद्यार्थियों ने समझ में लिया होगा। एक ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से आपने सुना होगा तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर ध्यान से सुनिए और आपको बच्चों ध्यान से सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि यह कथन असत्य कहां पर है। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव हंसों के लिए प्रसिद्ध है। इस बच्चों तो चलिए तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा, तो अपना उत्तर टैली करिए। देखिए बच्चों सत्य कथन करके इस तरह से लिखना है। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव मोरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों यहाँ पर जो हंसों के लिए प्रसिद्ध है, हंस नहीं बच्चों, मोराची चिंचोली ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरों के लिए, यानी पीकॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हमने बच्चों आपको चित्र भी दिखाया था। ये हमने मोराची चिंचोली गांव की बात की थी विस्तार से। तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर आपको इस तरह से अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो इस तरह से सत्य कथन लिखेंगे। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव मोरों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख लेना है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों इस पाठ का जो उद्देश्य है वो हमें ध्यान रखना है, पर्यावरण के प्रति बिल्कुल सजग रखना है। और ये अगर हम पर्यावरण को ठीक ठाक रखते हैं यानी प्रदूषण नहीं करते हैं और इसके अलावा पौधे लगा करके उनका संरक्षण करते हैं और बच्चों पौधों जब मजबूत हो जाए धीरे धीरे पेड़ की ओर यानी धीरे धीरे मजबूती के साथ बढ़ने लगे, तब जो है कह सकते हैं कि तब तक उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अधिक से अधिक वृक्षारोपण की ओर ध्यान देंगे निश्चित रूप से ये पृथ्वी को हम और अधिक संरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ को पूरा किया। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।